सर्द रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी धरती पर अपनी चादर बिछा रही थी। एक गांव के कच्चे रास्ते पर तेजी से भागता एक पिता अपने छोटे से बेटे को गोद में लिए घबराहट से भरा मंदिर की ओर दौड़ रहा था। बेटे की हालत गंभीर थी। पिताजी, सांप ने काट लिया। बच्चे की कमजोर आवाज जैसे उसके पिता के दिल को चीर रही थी। दर्द से कराहते हुए उसने कहा, पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है। पिता ने बेटे को कसकर सीने से लगाया। उसकी आंखों में डर और लाचारी साफ झलक रही थी। हे भगवान, वो सांप जहरीला था। जल्दी से तांत्रिक के पास चलना होगा, पिता ने खुद से कहा। रास्ते में अचानक एक बूढ़ा साधु सामने आ गया। उसने पिता को रोका और पूछा, बेटा, कहां भागे जा रहे हो? बच्चे को क्या हुआ? पिता ने झल्लाते हुए कहा, सांप ने मेरे बच्चे को काट लिया है। मुझे जल्दी है, हट जाओ रास्ते से। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकता हूं, यहां रुक जाओ। पिता के चेहरे पर झुंझलाहट थी। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे कहने पर अपने बच्चे की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। हटो, साधु ने गंभीरता से कहा। मंदिर तक पहुंचने में देर हो जाएगी। जहर उसके शरीर में फैल रहा है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया तो बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ देगा। मुझ पर भरोसा करो। पिता ने गहरी सांस ली और कड़वी आवाज में कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साधु ने बच्चे को जमीन पर लेटाया, मंत्र बुदबुदाने लगा और कुछ खास जड़ी बूटियों का उपयोग किया। कुछ क्षणों बाद बच्चा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। पिताजी, मेरा दर्द गायब हो गया, बच्चे ने कहा। पिता की आंखें नम हो गईं। उसने साधु के चरणों में झुकते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपको गलत समझा। आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, अपने बच्चे का ख्याल रखो। जीवन अमूल्य है। पिता ने आखिरी बार पलटकर साधु से पूछा, आप कौन हैं बाबा? मैंने आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं एक किसान था, पास के गांव में रहता था। मेरा भी एक बेटा था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक यात्री हूं। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गया, जैसे चांदनी में घुल गया हो। एक दिन उनका पांव फिसल गया। वह नदी में गिर गए और बहते बहते दूर चले गए। तब से मैंने गांव में रहना छोड़ दिया और एक भटकी हुई रोशनी की तरह यहां वहां घूम रहा हूं। पिता ने उदासी से पूछा, तो तुमने अपना बेटा खो दिया? पहले किसान थे, फिर तुम्हें सांप के काटने का इलाज कैसे पता? बाबा ने शांत स्वर में कहा, सांप के जहर का इलाज मेरे पुरखों से सीखा है। वैसे जो भी हो, ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद तुम्हारे बेटे को बचाने मेरे रूप में आए। अगर मैं मंदिर के तांत्रिक के पास गया होता तो न जाने क्या होता। पिता ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले और बाबा की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ देने की हैसियत नहीं है। बूढ़े बाबा ने सिक्के लिए और आगे चल दिए। कुछ दूर जाने पर वह एक फल की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदार से कहा, बेटा, क्या मुझे एक केला दोगे? मैं बहुत भूखा हूं। दुकानदार ने बिना उनकी ओर देखे एक केला उनके सामने रखते हुए कहा, ये लो, थोड़ा दूर जाकर खा लेना, यहां मत आना। बाबा ने जेब से एक सिक्का निकालते हुए कहा, ये लो बेटा, इसका पैसा ले लो। दुकानदार ने सिक्का देखते ही तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे आदमी से पैसे लूंगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अपने पैसे अपने पास रखो, यहां से निकलो, दूर जाकर बैठो। बाबा ने दुखी होकर पूछा, बेटा, पैसे क्यों नहीं ले रहे? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दुकानदार भड़कते हुए बोला, तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना देना? मेरा दिमाग मत चाटो, यहां से निकलो। वैसे भी मेरा धंधा चौपट है और ऊपर से तुम्हारी शिकायतें। तुम्हारा चेहरा देखकर दुकान पर जो ग्राहक आते हैं वे भी भाग जाएंगे। इतना कहकर वह किसी और ग्राहक की ओर मुड़ गया। तभी एक महिला दुकान पर आई। उसने पूछा, भाई, 1 दर्जन केले कितने के दोगे? दुकानदार बोला, 3 सिक्के, मीठे हैं, ताजे भी है,
महिला ने थोड़ा मोल भाव करते हुए कहा, तुम थोड़ा ज्यादा ले रहे हो, 2 सिक्के दूंगी। दुकानदार ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, जो आप कहो। लगता है और कोई ग्राहक नहीं आएगा, चलो घर जाकर खाते हैं। महिला के जाने के बाद बाबा फिर से दुकान के पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा ये लो, ये 2 सिक्के और मुझे केले दे दो। दुकानदार झुंझलाकर बोला, तुम फिर से आ गए, तुम्हारे पास पैसे हैं भी या नहीं? दुकानदार ने केले थमाते हुए कहा, ये लो केले और घर जाओ। बाबा ने धीरे से जवाब दिया, मेरे पास घर नहीं है बेटा, यही आसपास कहीं ठहर जाऊंगा। तुम तो घर जा रहे हो ना, जाओ बेटा, मैं केले खा लूंगा, पेट भर जाएगा। वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। दुकानदार ने झल्लाकर कहा, बाबा मेरे बारे में सोचना बंद करो और अपने काम से काम रखो। इसके बाद उसने केले बेचने के बाद अपनी दुकान बंद की और घर चला गया। उधर बाबा ने केले खाए और रात को मंदिर के आंगन में जाकर सो गए। उस रात, ये क्या, ये भिखारी तो नया लग रहा है, लगता है इसका कोई घर नहीं है। मंदिर में आकर सो गया, कभी दुकान पर दिखता है तो कभी घर के सामने। इसका चेहरा देखकर मन खट्टा हो जाता है। खैर, मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूं। सो जाता हूं। अगली सुबह जैसे ही दुकानदार ने अपनी दुकान खोली, बाबा फिर आ गए। बेटा मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे 2 केले दोगे? दुकानदार ने तिरस्कार से कहा, पैसे दो और फल ले जाओ, जितना चाहो ले लो। बाबा ने धीरे से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, लेकिन मैं बहुत भूखा हूं। दुकानदार ने नाराज होकर कहा, कल तो तुम मुझे खूब पैसे दिखा रहे थे और आज कुछ नहीं। ठीक है, ये लो 2 केले और यहां से चले जाओ, तुम्हारा चेहरा देखकर गुस्सा आता है। शाम तक केले बेचकर दुकानदार अपने घर चला गया। हर सुबह जैसे ही वह दुकान खोलता, बाबा आ जाते और 2 केले मांगते। धीरे धीरे दुकानदार बाबा से खींचने लगा, इस बूढ़े से कैसे पीछा छुड़ाऊं? इसका चेहरा देखकर मन खराब हो जाता है, इसे भगाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। फिर उसने एक चाल सोची, बाबा इधर आओ, मैं घर जा रहा हूं, चाय पीकर आता हूं, तब तक तुम मेरी दुकान संभाल लो, कोई ग्राहक आए तो ध्यान रखना। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं दुकान संभाल लूंगा, तुम जाओ। दुकानदार जैसे ही गया, एक व्यक्ति दुकान पर आया। उसने बाबा को देखा और चौंकते हुए कहा, बाबा आप यहां, आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या आपको याद है, आपने मेरे बेटे को सांप के जहर से बचाया था? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूं। तुम्हारा बेटा कैसा है, स्वस्थ है? उस व्यक्ति ने खुश होकर जवाब दिया, आपकी दवा के बाद वह बिल्कुल ठीक है। अब वह सभी बच्चों के साथ खेलता है, ये सब भगवान की कृपा है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे से उम्र में उसने बड़ी परेशानी से छुटकारा पा लिया। व्यक्ति ने पूछा, बाबा आपके पास हमेशा दवा रहती है ना? बाबा ने अपना झोला दिखाते हुए कहा, मैं हमेशा इसे साथ रखता हूं। अगर कोई सांप के कारण मुसीबत में फंसे तो इन जड़ी बूटियों की मदद से उनकी जान बचा लेता हूं और खुद को भी सुरक्षित रखता हूं। व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा है। बाबा आप यहां क्या कर रहे हैं? बाबा ने दबी आवाज में कहा, इस केले वाले को देखकर मुझे मेरा बेटा याद आ जाता है, इसलिए यहीं रह जाने का मन करता है। व्यक्ति ने सहानुभूति जताते हुए कहा, ओह ठीक है, वह अच्छा आदमी है, बेचारा उसका भी कोई नहीं है, वह अनाथ है। वैसे भी आपका यहां रहना इस गांव के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा बाबा, अब चलता हूं, फिर मिलेंगे। व्यक्ति के जाते ही केले वाले ने गुस्से में कहा, बाबा ये लो 2 केले और अब निकल जाओ, फिर कभी यहां अपना चेहरा मत दिखाना। तभी वह अचानक चिल्लाया, अरे मंगलू रुक, इधर आओ। जब मैं दुकान से गया था तब अपने 10 सोने के सिक्के यहां छोड़कर गया था। अब जब वापस आया हूं तो वे दिख नहीं रहे। तुम ही यहां अकेले थे, जरूर तुमने ही उठाए होंगे। मेरे 10 सोने के सिक्के लौटाओ, वरना सिपाहियों को बुला लूंगा। मंगलू ने शांत स्वर में कहा, बेटा मुझे उन सिक्कों के बारे में कुछ नहीं पता,
तुमने शायद उन्हें कहीं और रख दिया होगा। एक बार ध्यान से याद करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो कुछ चुराए। दुकानदार ने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है, हर चोर ऐसा ही कहता है। तुमने मौका पाकर मेरे सिक्के चुरा लिए। मैं तुम्हें सिपाहियों के हवाले कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब यहां से भागो और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। मंगलू ने निराश होकर कहा, बेटा, तुमसे गलती हो रही है। एक बार ध्यान से याद करो, सिक्के कहाँ रखे थे। लेकिन इतना जरूर जान लो, मैंने कभी कुछ नहीं चुराया। इसके बाद मंगलू का दिल टूट गया। उसने दुकान पर जाना बंद कर दिया, लेकिन हर रात वह मंदिर के आंगन में सोने आता और दुकानदार के घर से थोड़ा दूर जाकर लेट जाता। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। दुकानदार ने आसमान की ओर देखकर कहा, लगता है आज तूफान आएगा। ओ भगवान, बिजली भी चमक रही है, ऐसे में कौन खरीदेगा। मैं दुकान बंद करके घर जा रहा हूं। ये कहकर उसने फलों की टोकरी से सिर ढका और दुकान से घर की ओर चल दिया। रास्ते में तेज बारिश होने लगी। अंधेरा छा गया। किसी तरह वह घर पहुंचा और राहत की सांस ली। सुरेश किसी तरह घर पहुंच गया। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, लगता है ये बारिश रात भर नहीं रुकेगी। देखो उस बूढ़े को, कितना आराम से जी रहा है। कोई कुछ दे दे तो खा लेता है, नहीं तो मंदिर में जाकर चैन की नींद सो जाता है। इसके तो मजे हैं। सुरेश ने लालटेन की लौ धीमी की, उसे खंभे पर टांग दिया और खुद बिस्तर पर लेट गया। लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। सुरेश को अचानक प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए घड़े की ओर बढ़ा। तभी उसके पैर में कुछ मुलायम सा महसूस हुआ। उसने घबराकर कहा, यह क्या, मेरे पैरों के नीचे कुछ नरम चीज है। चलो लालटेन जलाकर देखता हूं। जैसे ही उसने रोशनी की, उसकी आंखें डर से फैल गईं। ओ भगवान, मैंने सांप पर पैर रख दिया था। यह कितना बड़ा सांप है, पता नहीं ये कितना जहरीला है। शुक्र है मुझे काटा नहीं। अब मुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। सुरेश का डर उसके मन पर हावी हो गया। वह वापस बिस्तर पर लेटा, लेकिन सांप का ख्याल उसे सोने नहीं दे रहा था। उसकी आंखें बंद होते ही सांप के सपने आने लगे। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मैं बहुत डरा हुआ हूं। मैं यहां एक पल भी अकेला नहीं रह सकता। मुझे किसी को अपने साथ रखना होगा। हां, उस भिखारी को बुला लेता हूं। वह मेरे घर में रहेगा तो मैं चैन से सो सकूंगा। सुरेश जल्दी से घर से बाहर निकला और मंदिर की ओर भागा। वहां मंगलू सो रहा था। उसने पुकारा, मंगलू, मैं सुरेश हूं, केले वाला, उठो। मंगलू ने आलस से भरी आवाज में कहा, सुरेश, तुम्हारा नाम अब बता रहे हो, पहले तो पूछने पर भी नहीं बताया। क्या चाहिए? सुरेश ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे अकेले घर में सोने से डर लग रहा है। अगर तुम मेरे घर आकर रात गुजार लो तो। मंगलू ने ठंडी आवाज में कहा, छोड़ो सुरेश, एक चोर जैसे आदमी को अपने घर बुलाना ठीक नहीं लगेगा। तुम जाओ और चैन से सो। सुरेश ने उसे समझाने की कोशिश की, ऐसा मत कहो, मैंने वो सब बात भूल गई है। इतनी बारिश में तुम कैसे सोओगे? मेरे साथ घर चलो। तुम घर में रहोगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मंगलू ने गंभीरता से कहा, मैं नहीं आ सकता। तुम रोज अकेले सोते हो तो आज क्यों डर रहे हो? कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं देख लिया? सुरेश ने झेंपते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पानी पीने उठा था, तभी मेरे पैरों में कुछ नरम महसूस हुआ। मैंने खिड़की से झांका तो एक सांप भागता दिखा। बस तभी से डर लग रहा है। मंगलू मुस्कुराकर बोला, तो तुम सांप से डर गए हो? रात का सन्नाटा और बाहर मूसलाधार बारिश। सुरेश अपने घर में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। सांप के ख्याल ने उसे झकझोर कर रख दिया था। उसने धीरे से पूछा, मंगलू, वो सांप, क्या उसकी पूंछ लंबी और पतली थी? मंगलू ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, अगर सांप की पूंछ लंबी और पतली हो तो समझो वो जहरीला होता है, और अगर उसने काट लिया तो जान नहीं बचेगी। लेकिन चिंता मत करो,
वो बारिश के कारण गर्मी की तलाश में तुम्हारी बर्तन के नीचे चला गया होगा। अब तुम जाओ और सोने की कोशिश करो। सुरेश ने डरते हुए कहा। लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी बातों से और भी डर गया हूं। मंगलू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सुनो सुरेश, सच कहता हूं, तुम चोर नहीं हो। मैंने तुम्हें चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर दुकान से दूर रखा। अब इन सब बातों को दिल से निकाल दो। आज रात मेरे साथ घर चलो। अगर सांप ने काटा तो मेरे पास जड़ी बूटियां है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास सांप के काटने का इलाज है? वो कैसे? मंगलू ने शांति से जवाब दिया। ये बहुत आसान है। जहां सांप ने काटा है वहां से समय रहते मैं सारा जहर चूस लेता हूं। जब जहर शरीर से बाहर निकल जाता है तो उस इंसान की जान बच जाती है। सुरेश ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन अगर जहर तुम्हारे गले से होकर तुम्हारे शरीर में चला जाए तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा? मंगलू मुस्कुराते हुए बोला। नुकसान क्यों नहीं होगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार रहता हूं। मेरे पास जड़ी बूटियां है जो जहर को बेअसर कर देती है। मैं जहर को ठीक से थूक देता हूं और सब ठीक हो जाता है। सुरेश ने राहत की सांस लेते हुए कहा। तब तो तुम्हें आज रात मेरे घर चलकर सोना ही पड़ेगा। मुझे वादा करो कि तुम मेरे साथ रहोगे। मैं वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सच मानो, चोर मैं हूं, तुम नहीं। मंगलू ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अब जब तुमने दिल से बात की है तो मैं मान गया। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। दोनों सुरेश के घर पहुंचे। वहां उन्होंने थोड़ी देर तक बातें की और फिर अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। सुरेश ने सोने की कोशिश की, लेकिन सांप के ख्याल उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। उसने खुद से कहा, मंगलू के पास दवा है, फिर भी मैं क्यों डर रहा हूं? उसने प्यास महसूस की और पानी पीने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने अंधेरे में घड़े की ओर कदम बढ़ाया, उसके पैर के नीचे कुछ नरम सा महसूस हुआ। ये क्या? उसने घबराकर सोचा। तभी उसे एक तेज दर्द हुआ और वो चीखते हुए गिर पड़ा। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने हैरान होकर पूछा, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर पर पट्टी क्यों बंधी है? और तुम लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? किसी ने धीमे स्वर में कहा। सुरेश, रात को सांप ने तुम्हें काट लिया था, लेकिन मंगलू ने तुम्हें बचा लिया। उसने तुम्हारे शरीर से जहर निकाल दिया। अब तुम्हारी जान खतरे से बाहर है। सुरेश ने हैरानी से पूछा। सच? लेकिन मंगलू कहाँ है? मैं तो उसे बहुत बुरा भला कह चुका हूं, फिर भी उसने मेरी जान बचाई। वो कहाँ गया? लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। मंगलू वहां से चला गया था, हमेशा के लिए। मंगलू ने सांप का जहर अपने मुंह से निकालकर थूका, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जड़ी बूटियां निकालकर जहर का मुकाबला करने की कोशिश की, उसे याद आया कि वह जड़ी बूटियां जो हमेशा उसके साथ रहती थी, वो मंदिर में ही भूल गया था। जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहा था और जड़ी बूटियों तक पहुंचने से पहले ही उसका सिर चकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुरेश ने हड़बड़ाकर पूछा, तो मंगलू मर गया? वहां खड़े एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मंगलू ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई, लेकिन नहीं, मैं सही वक्त पर वहां से गुजर रहा था। उसकी हालत देखकर सब समझ गया। वो तुम्हारे बेटे को भी सांप के काटने से इसी तरह बचा चुका है। मैंने उसकी थैली से जड़ी बूटियां निकाली और उसके मुंह में डाल दी। उसने तुरंत जहर थूक दिया, लेकिन बेहोशी से नहीं उठा। बेचारा शायद मौत के दरवाजे पर खड़ा है। पता नहीं अब क्या होगा। चलो उसे देखने चलते हैं। फिर गांव वाले इकट्ठा होकर मंदिर पहुंचे। वहां कुछ समय बाद जब जहर का असर कम हुआ तो मंगलू ने अपनी आंखें खोली। सुरेश ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मंगलू, मैंने तुम्हें तुम्हारे चेहरे से परखा, तुम्हारा बहुत अपमान किया, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। तुमने अपनी जान की परवाह की बिना मेरी जान बचाई। अब से हम साथ रहेंगे। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारी देखभाल अपने बेटे की तरह करूंगा। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, समझे? गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा।
कोई इंसान अपनी शक्ल से नहीं पहचाना जा सकता। उस दिन के बाद सुरेश ने मंगलू को अपने बेटे की तरह अपनाया और उसकी देखभाल करने लगा। मंगलू की मदद ने सुरेश की सोच बदल दी और दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। शर्मा जी ने बड़े मनोयोग से खाना पकाते हुए एक आम को किनारे रख दिया था। कामाक्षी ने रसोई में कदम रखते ही आम को उठाकर खा लिया और आधा छोड़कर वहीं रख दिया। जब खाना पकने की मोहक गंध ने शर्मा जी को रसोई की ओर बुलाया तो उनकी नजर अध खाए आम पर पड़ी। बिना सोचे समझे उन्होंने उसे उठाया और खा लिया। आम का स्वाद इतना अनुपम था मानो अमृत की बूंद हो। शर्मा जी ने प्रसन्नता से भरकर कहा, अरे वाह, ऐसा मीठा स्वाद तो कभी नहीं चखा। कामाक्षी, एक और आम ले आओ। कामाक्षी ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। आपने मेरा जूठा आम खा लिया? ये सुनते ही शर्मा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके मन में भय और व्यग्रता छा गई। वह हड़बड़ाते हुए बोले, क्या मैंने तुम्हारा झूठा आम खा लिया? ये तो पूरी तरह अशुद्धता है, मुझे प्रायश्चित करना होगा। कामाक्षी उनकी नादानी पर मंद मंद मुस्कुराई और सहजता से बोली, अरे, पति पत्नी के बीच झूठा और पवित्रता जैसी बातें कहां से आ गईं? इस रूढ़िवादी सोच को छोड़ दीजिए। लेकिन शर्मा जी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे तुरंत ही खाना अधूरा छोड़कर बाहर गए। उन्होंने पानी से मुंह साफ किया और झुंझलाहट में बोले, कामाक्षी, तुमने मुझे झूठा आम खिला दिया। ये क्या अनर्थ कर दिया। अब मुझे गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ वही इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। इतना कहकर शर्मा जी सीधे गुरुजी के आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुजी, इस संसार में आप ही मेरी यह समस्या सुलझा सकते हैं। कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ शर्मा? आज कौन सा नया मामला ले आए हो? शर्मा जी ने घबराते हुए कहा, गुरुजी, मैंने गलती से अपनी पत्नी का झूठा आम खा लिया। मुझे प्रायश्चित करना होगा। गुरुजी हंस पड़े और बोले, शर्मा, पति पत्नी के बीच झूठा पवित्र का कोई अर्थ नहीं होता। ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। लेकिन शर्मा जी ने हार नहीं मानी। नहीं गुरुजी, झूठा तो झूठा है, चाहे पत्नी का हो या किसी और का। मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। गुरुजी ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, शर्मा का यह भावुक स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। शर्मा जी ने अपनी झूठे आम की समस्या गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो शर्मा, मैं तुम्हें एक समाधान बताता हूं। पास के गांव मंगलपुरम में एक पवित्र हृदय वाली महिला गंगम्मा रहती है। तुम उनके घर जाकर जो भोजन वे दें उसे खा लो। शर्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मैं गंगम्मा के दिए भोजन को खाकर इस समस्या से छुटकारा पा सकता हूं? गुरुजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम जाओ और खाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। शर्मा जी को राहत मिली और वे गुरुजी को प्रणाम करके घर लौट आए। गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचा, हे भगवान, शर्मा की सोच कब बदलेगी, ये तो आप ही जाने। अगले दिन सुबह शर्मा जी मंगलपुरम गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भाई साहब, क्या आप मुझे गंगम्मा के घर का पता बता सकते हैं? उस व्यक्ति ने इशारा करते हुए कहा, वहां देखिए, उस तरफ जाओ। शर्मा जी बताए गए पते पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक महिला बाहर आई। शर्मा जी ने कहा, बहन, मैं पास के गांव विद्यापुरम से आया हूं। मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? महिला ने उत्तर दिया, इस समय खाना तो तैयार नहीं है, लेकिन मैंने दूध से बनी मिठाई बनाई है। आप बैठिए, मैं लाती हूं। महिला मिठाई लेकर आई और शर्मा जी को दे दी। मिठाई खाते खाते शर्मा जी ने घर के अंदर से आवाजें सुनी, तुमने क्या कर दिया? यह मिठाई मैंने अपने बेटे के लिए बनाई थी। अरे मां, जब आप मिठाई बनाकर गई थी तब एक कुत्ते ने उसे खा लिया। मैं बेटे को कुत्ते के झूठे मिठाई कैसे खिला सकती थी? इसीलिए मैंने वह मिठाई इस पंडित जी को खिला दी।
ये सुनते ही शर्मा जी का पेट गड़बड़ाने लगा और उन्हें मितली आने लगी। वे तुरंत वहां से उठे और बाहर निकल गए। रास्ते में वही व्यक्ति उन्हें फिर मिला। वह बोला, क्या बात है पंडित जी, मैंने तो आपको गंगम्मा का घर दिखाया था और आप मंगलम्मा के घर चले गए। शर्मा जी ने हैरानी से पूछा, तो तुमने मुझे गंगम्मा का घर नहीं दिखाया था? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पंडित जी, गंगम्मा का घर मंगलम्मा के घर के पास है। आपने गलती से उनका घर समझ लिया। आपको पहले नाम पूछ लेना चाहिए था। शर्मा जी ने सिर पकड़ा और कहा, यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, अब मैं सही जगह जाऊंगा। शर्मा जी ने इस बार सही घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर एक दयालु महिला आई। शर्मा जी ने पूछा, क्या आप गंगम्मा हैं? महिला ने कहा, हाँ मैं गंगम्मा हूं, बताइए क्या चाहिए। शर्मा जी ने नम्रता से कहा, बहन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं पास के गांव से आया हूं। मैं बहुत भूखा हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे भोजन देंगी। गंगम्मा ने खुशी से कहा, वाह, आज मेरा भाग्य खुल गया। आप जरा अपने पैर धो लें, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूं। शर्मा जी गंगम्मा के घर के बाहर अपने पैर धोते हैं, मुंह में पानी भरकर कुल्ला करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। भोजन परोसा जाता है। शर्मा जी पहली ही कौर में उत्साहित होकर कहते हैं, वाह बहन, आपने तो कमाल का खाना बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगम्मा मुस्कुराती है। शर्मा जी झिझकते हुए पूछते हैं, बहन, बुरा मत मानना, क्या मुझे कुछ मेवे मिल सकते हैं? गंगम्मा थोड़ा संकोच करते हुए उत्तर देती है, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मेरे घर में कोई मेवे नहीं खाता, इस कारण यहां मेवे नहीं मिलेंगे, लेकिन कृपया इसे अन्यथा न लें। शर्मा जी सरलता से जवाब देते हैं, अरे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मैं रास्ते में किसी और से पूछ लूंगा। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट था, आपका बहुत धन्यवाद। भोजन समाप्त करने के बाद शर्मा जी गंगम्मा के घर से विदा लेते हैं और अपने घर की ओर लौटते हैं। रास्ते में सोचते हुए बुदबुदाते हैं, गुरुजी ने जैसा कहा था वैसा ही किया, अच्छा हुआ। अब कामाक्षी के झूठे आम की अपवित्रता भी मिट गई और कुत्ते की जूठन भी पवित्र हो गई। लेकिन एक बात अधूरी रह गई, मैं मेवे नहीं खा पाया। काश कोई मुझे मेवे खिला देता। चलते चलते शर्मा जी एक घर के पास रुकते हैं। वहां खड़े एक आदमी से पूछते हैं, भाई साहब, क्या आप मुझे कुछ मेवे खिला सकते हैं? मुझे सच में बहुत मन हो रहा है। वह व्यक्ति सहर्ष कहता है, हाँ क्यों नहीं, रुको मैं अंदर से लाता हूं। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति अंदर से मेवे लाता है और शर्मा जी को दे देता है। शर्मा जी बिना देरी किए मेवे खाने लगते हैं। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, पंडित जी, आप तो बड़े जल्दी खाते हैं, इतनी बड़ी मेवा एक बार में ही खा गए। मेरे घर में तो मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरी बहू और उसके बच्चे भी इसे इतनी जल्दी नहीं खा पाए। ये सुनते ही शर्मा जी चौंक कर कहते हैं, क्या इसका मतलब आप सबने पहले ही इस मेवे को खा लिया था? अब शर्मा जी को उल्टी सी आने लगती है। वह वहां से तुरंत भागते हैं और पानी पीने लगते हैं। पानी पीते समय एक आदमी वहां आता है और कहता है, पंडित जी, अगर आपको पानी चाहिए था तो मुझसे पूछ लेते। ये पानी मैंने अपनी भैंसों के लिए रखा था, वे अभी इसे पीकर गई है। यह सुनकर शर्मा जी हतप्रभ रह जाते हैं। क्या ये वही पानी है जो भैंसों ने पिया? हे भगवान, अब क्या करूं? यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। मुझे तुरंत गुरुजी के पास जाना होगा। शर्मा जी गुरुजी के पास पहुंचते हैं और हाँफते हुए कहते हैं, गुरुजी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कृपया मुझे बचाइए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुरुजी शांत स्वर में पूछते हैं, अब क्या हुआ शर्मा, इस बार क्या कर दिया? शर्मा जी ने गुरुजी के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, आपके कहने पर मैं मंदलपुरम की गंगम्मा के घर भोजन करने गया था, लेकिन वहां। इसके बाद उन्होंने मंगलम्मा द्वारा कुत्ते की जूठन खिलाने से लेकर 10 लोगों के जूठे मेवे और अंत में भैंसों के छोड़े हुए पानी को पीने तक की पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। अंत में शर्मा जी बोले, अब आप ही बताइए गुरुजी, मैंने कुत्ते की जूठन खाई,
10 और लोगों का जूठा खाया और अंत में भैंसों का छोड़ा हुआ पानी पिया। अब मुझे इस पाप से केवल आप ही बचा सकते हैं। गुरुजी ने गंभीरता से शर्मा को देखा और कहा, देखो शर्मा, जब तुमने अपनी पत्नी के झूठे आम की बात की थी, तभी मैंने कहा था कि पति पत्नी के बीच शुद्ध अशुद्ध जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो, तुम्हें भैंसों का छोड़ा हुआ पानी तक पीना पड़ गया। ये सब तुम्हारी भावनाओं और अंधविश्वास के कारण हुआ है। पहले इन सब मूर्खताओं से बाहर निकलो। जूठा खाने का कोई प्रायश्चित नहीं होता। अब घर जाओ, अपना मुंह हाथ धो और अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना खाओ। क्या समझे? शर्मा जी ने हतप्रभ होकर पूछा। लेकिन गुरुजी, जब इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं था, तो आपने मुझे मंगलपुरम जाकर गंगम्मा के घर का खाना खाने को क्यों कहा था? बताइए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्मा, गंगम्मा एक महान महिला है। उनके पास भले खुद के लिए भोजन ना हो, लेकिन जो भी उनके घर आता है उसे वो अपना भोजन बांटकर खिला देती है। मैंने तुम्हें वहां इसलिए भेजा ताकि तुम उनके जैसे महान गुणों से कुछ सीख सको। क्या आप समझे? उस दिन के बाद शर्मा जी ने अपने अंधविश्वासों को त्याग दिया और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उस अमराई में सावन के लगते ही झूला पड़ जाता और विजयादशमी तक पड़ा रहता। शाम सुबह तो बालक बालिकाएं और रात में अधिकतर युवतियां उस झूले की शोभा बढ़ाती। यह उन दिनों की बात है जब सत्याग्रह आंदोलन अपने पूर्ण विकास पर था। सारे भारतवर्ष में सम्राज्ञी धधक रही थी। दमन का चक्र अपने पूर्ण वेग से चल रहा था। अखबारों में लाठी चार्ज, गोलीकांड, गिरफ्तारी और सजा की धूम के अतिरिक्त और कुछ रहता ही न था। इस गांव में भी सरकार के दमन का चक्र चल चुका था। कांग्रेस के सभापति और मंत्री पकड़कर जेल में बंद कर दिए गए थे। इस दिन राखी थी। बहनें अपने भाइयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांधा करती थी। यहाँ सब लोग एकत्रित होकर त्योहार मनाया करते थे। बहनें भाइयों को पहले कुछ खिलाती, माला पहनाती, हाथ में नारियल देती और तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधते हुए कहती, भाई, इस राखी की लाज रखना, लड़ाई के मैदान में कभी पीठ न दिखाना। एक तरफ तो राखी का चित्ताकर्षक दृश्य था, दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां झूले पर झूल रहे थे। इनके सुकुमार हृदयों में भी देश प्रेम के नन्हे नन्हे पौधे प्रस्फुटित हो रहे थे। बहादुरी के साथ देश के हित के लिए फांसी से लटक जाने में वे भी शायद गौरव समझते थे। पहले तो लड़कियां कजली गा रही थी। एकाएक एक छोटा बालक गा उठा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्या था, सब बच्चे कजली बजली तो गए भूल और लगे चिल्लाने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी खबर ठाकुर साहब के पास पहुंची। अमराई उन्हीं की थी। अभी 3 ही महीने पहले वे राय साहब हुए थे। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट वो थे ही और थे सरकार के बड़े भारी खैर ख्वाह। जब उन्होंने सुना कि अमराई तो असहयोगियों का अड्डा बन गई है, प्रायः इस प्रकार वहां रोज ही होता है, तो वे बढ़े घबराए, फौरन घोड़ा कसवाकर अमराई की ओर चल पड़े। किंतु उनके पहुंचने के पहले ही वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी। ठाकुर साहब को देखते ही दरोगा नियामत अली ने बिगड़ कर कहा, ठाकुर साहब, आपसे तो हमें ऐसी उम्मीद न थी। मालूम होता है कि आप भी उन्हीं में से हैं। ये सब आपकी ही तबीयत से हो रहा है, लेकिन इससे अमन में खलल पड़ने का खतरा है। आप 5 मिनट के अंदर ही यह सब मजमा यहां से हटवा दीजिए, वरना हमें मजबूर होकर लाठियां चलवानी पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने नम्रता से कहा, दरोगा जी जरा सब्र रखिए, मैं अभी यहां से सबको हटवाए देता हूं। आपको लाठियां चलवाने की नौबत ही क्यों आएगी? नियामत अली का पारा 110 पर तो था ही। बोले, फिर भी मैं आपको पहले से आगाह कर देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगे, नहीं तो मुझे मजबूरन लाठियां चलवानी ही पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने घोड़े से उतरकर अमराई में पैर रखा ही था कि उनका 7 साल का नाती विजय हाथ में लकड़ी की तलवार ली हुए आकर सामने खड़ा हो गया। ठाकुर साहब को संबोधन करके बोला, दादा देखो, मेरे पास भी तलवार है, मैं भी बहादुर बनूंगा।
इतने ही में उसकी बड़ी बहन कांति, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, धानी रंग की साड़ी पहने आकर ठाकुर साहब से बोली, दादा, ये विजय लकड़ी की तलवार लेकर बड़े बहादुर बनने चले हैं। मैं तो दादा स्वराज का काम करूंगी और चरखा चला चला कर देश को आजाद कर दूंगी। फिर दादा बतलाओ, मैं बहादुर बनूंगी कि ये लकड़ी की तलवार वाले। विजय की तलवार का पहला वार कांति पर ही हुआ। उसने कांति की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, देख लेना, किसी दिन फांसी पर न लटक जाऊं तो कहना, लकड़ी की तलवार है तो क्या हुआ, मारा कि नहीं तुम्हें। बच्चों की इन बातों में ठाकुर साहब क्षण भर के लिए अपने आप को भूल से गए। उधर 10 मिनट से 11 होते ही दरोगा नियामत अली ने अपने जवानों को लाठियां चलाने का हुक्म दे ही तो दिया। देखते ही देखते अमराई में लाठियां बरसने लगी। आज अमराई में ठाकुर साहब के भी घर की स्त्रियां और बच्चे थे और गांव के भी प्रायः सभी घरों की स्त्रियां, बच्चे और युवक त्योहार मनाने आए थे। उनकी थालियां राखी, नारियल, केसर, रोली, चंदन और फूल मालाओं से सजी हुई रखी थी। किंतु कुछ ही देर बाद जिन थालियों में रोली और चंदन था, खून से भर गई। जब पुलिस मजमे को तितर बितर करके चली गई तो देखा गया कि घायलों की संख्या करीब 30 की थी, जिनमें अधिकतर बच्चे, कुछ स्त्रियां और 8-7 युवक थे। विजय को सबसे ज्यादा चोट आई थी। चोट तो कांति को भी थी, किंतु विजय से कम। ठाकुर साहब का तो परिवार का परिवार ही घायल था। घायलों को उनके घरों में पहुंचाया गया और अमराई में पुलिस का पहरा बैठ गया। विजय की चोट गहरी थी, दशा बिगड़ती जा रही थी। जिस समय वह अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, उसी समय कोर्ट से ठाकुर साहब के लिए सम्मन आया। उन्हें कोर्ट में यह पूछने के लिए बुलाया गया था कि उनका आम का बगीचा असहयोगियों का अड्डा कैसे और किसके हुक्म से बनाया गया। ठाकुर साहब भी ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी का इस्तीफा, राय साहिबी का त्याग पत्र जेब में लिए हुए कोर्ट पहुंचे। उनका बयान इस प्रकार था, मेरा बगीचा असहयोगियों का अड्डा कभी नहीं रहा है, क्योंकि मैं अभी तक सरकार का बड़ा भारी खैर ख्वाह रहा हूं। मुझे सरकार की नीति पर विश्वास था और अपने घर में बैठा हुआ मैं अखबारी दुनिया का विश्वास कम करता था। मुझे यकीन ही ना आता था कि न्याय की आड़ में सरकार निरीह बालक, स्त्रियों और पुरुषों पर कैसे लाठियां चलवा सकती है। परंतु आज तो सारा भेद मेरी आंखों के ही आगे विषैले अक्षरों में लिखा गया है। मेरा तो यह विश्वास हो गया है कि इस शासन विधान में जो प्रजा के हितकर नहीं है, अवश्य परिवर्तन होना चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है कि वह शासन सुधार के काम में पूरा पूरा सहयोग दे। मैं भी अपना धर्म पालन करने के लिए विवश हूं और यह मेरी राय साहिबी और ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी का त्याग पत्र है। ठाकुर साहब तुरंत कोर्ट से बाहर हो गए। दूसरे हो दिन से उस अमराई में रोज ही कुछ आदमी राष्ट्रीय गाने गाते हुए गिरफ्तार होते और 60 साल के बूढ़े ठाकुर साहब को सरकार के इतने दिन की खैर ख्वाही के पुरस्कार स्वरूप 6 महीने की सख्त सजा और 500 का जुर्माना हुआ। जुर्माने में उनकी अमराई नीलाम कर ली गई। जहां हर साल बरसात में बच्चे झूला झूलते थे, वहीं पर पुलिस के जवानों के रहने के लिए पुलिस चौकी बनने लगी। आप इतने दिन से आए क्यों नहीं केशव जी? सभा मंडप के बाहर निकलते निकलते कुसुम ने पूछा। मैं अपने मित्र बसंत के साथ बाहर चला गया था, केशव ने बसंत की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। कुसुम ने बसंत की ओर देखा, फिर जरा रुकती हुई बोली, क्या यही आपके मित्र बसंत है? मैंने जैसे इन्हें पहले कभी देखा है। कन्वोकेशन डिबेट में फर्स्ट प्राइज आप ही को मिला था। कन्वोकेशन डिबेट में फर्स्ट प्राइज जीतने वाला बसंत एक बालिका के सामने कुछ घबरा सा गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ भी उत्तर न दिया। केशव ने कहा, हां, प्राइज इन्हीं को मिला था। उसके बाद कुसुम, बसंत और केशव दोनों को शाम के समय अपने यहां चाय के लिए निमंत्रित करके अपने पिता के साथ कार पर बैठकर चली गई। कुसुम कुमारी अपने माता पिता की इकलौती कन्या है। इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन में, जहां शहर के धनी मानी व्यक्तियों के बंगले हैं, वहीं कुसुम के पिता की एक विशाल कोठी है। शहर के प्रमुख धनी व्यक्तियों में उनकी गणना है। उनके पास मोटर है, गाड़ी है और भी न जाने क्या क्या है।
10-5 नौकर सदा उनके घर पर काम किया करते हैं। घर बैठे केवल लेन देन से ही उन्हें 600-700 रुपए मासिक की आमदनी हो जाती है। कुसुम ही उनकी एकमात्र संतान है जो वहीं क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल में मैट्रिक में पढ़ती है। केशव कुसुम का पड़ोसी है, यूनिवर्सिटी में बीए का विद्यार्थी है। बसंत केशव का सहपाठी है। वह अपने मामा के साथ अहियापुर में रहता है। बसंत के माता पिता बचपन में ही मर चुके हैं और तभी से बसंत अपने मामा का आश्रित है। बसंत पढ़ने लिखने में कुशाग्र बुद्धि, सदाचारी, सरल स्वभाव और मिलनसार है, इसलिए शिक्षक उसे चाहते हैं और सहपाठी उसका आदर करते हैं। शाम को केशव के आग्रह से बसंत कुसुम के घर पर आया तो जरूर था, किंतु उसे वहां बात बात में संकोच मालूम हो रहा था। जब कुसुम उन्हें लेकर मखमली सीढ़ियों पर से ऊपर अपने ड्राइंग रूम में जाने लगी, तब बसंत ने अपने पैरों की ओर देखा। जहां कुसुम के कमल सरीखे मुलायम पैर पड़ रहे थे, वहां अपने धूल भरे पैरों को रखने में उसको कुछ अटपटा सा लगा। कमरे में पहुंचकर वहां की विभूतियों को देखकर बसंत भौचक सा रह गया। ऐश्वर्य के प्रकाश में उसे अपनी दशा और भी हीन मालूम होने लगी। उस वातावरण के योग्य अपने को न समझकर उसे कष्ट हो रहा था। वह बार बार सोचता था कि मैं नाहक ही यहां आया। कुसुम अद्वितीय सुंदरी थी। उसकी शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान ने सोने में सुहागे का सा काम कर दिया था। उसके शरीर पर आभूषणों का विशेष आडंबर न था। वह लाल किनारी की एक साफ साड़ी पहनी थी जो उसकी कांति से मिलकर और भी उज्जवल मालूम हो रही थी। कुसुम का व्यवहार बड़ा शिष्ट था। उसकी वाणी में संगीत का सा माधुर्य था। वह चतुर चितेरे के चित्र की तरह, मनोहर कुशल शिल्पी की कृति की तरह त्रुटि रहित और सुकवि की कल्पना की तरह सुंदर थी। बसंत के जीवन में किसी युवती बालिका से बातचीत करने का यह पहला ही अवसर था। उसने कुसुम की ओर एक बार देखा, फिर उसकी आंखें ऊपर न उठ सकी। कुसुम ने चांदी के से सुंदर प्यालों में चाय बनाकर टेबल पर रखी। तश्तरियों में जलपान के लिए फल और मिठाइयां सजा दी। बसंत स्वभाव से ही शिष्ट था, किंतु आज वह साधारण शिष्टाचार की बातें करना भी भूल गया और उसने चुपचाप चाय पीना शुरू कर दिया। कुसुम यदि कोई बात पूछती तो बसंत का चेहरा अकारण ही लाल हो जाता और उसका हृदय इस प्रकार धड़कने लगता जैसे वह किसी कठिन परीक्षक के सामने बैठा हो। चाय पीते पीते भी उसका गला सूख जाता था और सिवा हाँ या न के वह कुछ बोल न सकता था। इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट में जाकर बनारस से अपने कॉलेज के लिए शील्ड जीत लाना बसंत के लिए उतना कठिन न था जितना कठिन आज उसे साधारण बातचीत करना मालूम हो रहा था। वह अपनी दशा पर स्वयं हैरान था और उसे अपने अचानक मौन पर आश्चर्य हो रहा था। केशव के आग्रह पर जब कुसुम ने सितार पर यमना कल्याण बजाकर सुनाया तो बसंत ने कहा, आप तो संगीत में भी बड़ी प्रवीण है। ये सुनकर कुसुम ने जरा हंसकर कहा, आप तो मुझे बनाते हैं। ये सुनकर कुसुम ने जरा हंसकर कहा, आप तो मुझे बनाते हैं, अभी तो मुझे अच्छी तरह बजाना भी नहीं आता। ये सुनकर बसंत का अपना वाक्य मूर्खतापूर्ण लगने लगा और उसे अपनी उक्ति में केवल व्यंग्य का ही आभास मालूम पड़ा। बसंत बहुत देर बाद बोला था और अब बोलने के बाद अपने को धिक्कार रहा था। बसंत जब वापस आया तो उसे कुछ याद आ रहा था कि जैसे कुसुम ने चलते समय उसे कभी कभी आते रहने का अनुरोध किया था, किंतु वह अकेला कुसुम के घर न जा सका और एक दिन फिर केशव के ही साथ गया। इसी प्रकार बसंत जब कई बार कुसुम के घर गया तो कुसुम ने देखा कि बसंत भी बातचीत कर सकता है। उसकी विद्वत्ता और योग्यता पर तो कुसुम पहले से ही मुग्ध थी। अब उसकी मर्यादित सीमा के अंदर बातचीत और व्यावहारिक ज्ञान को देखकर कुसुम की श्रद्धा और बढ़ गई। अन्य नवयुवकों की तरह बसंत में उच्छृंखलता और उद्दंडता न थी। उसकी बातचीत, हंसी मजाक सब सीमा के बाहर न जाते थे। कुसुम ने बसंत से अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आग्रह किया, जिसे बसंत ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार धीरे धीरे कुसुम और बसंत की घनिष्ठता बढ़ने लगी। कुसुम से मिलने के पहले बसंत ने उसके विषय में जो धारणा बना रखी थी कि धनवान पिता की अकेली कन्या जरूर उद्दत स्वभाव की होगी, वह निर्मूल हो गई।
अब उसे कुसुम के पास जाने की सदा इच्छा बनी रहती थी। सवेरे से ही वह शाम होने की बाट देखा करता। अपनी दशा पर उसे स्वयं आश्चर्य था। कुसुम मैट्रिक पास हो गई और बसंत बीए, किंतु दोनों ही ने आगे पढ़ना जारी रखा। बसंत अब भी कभी कभी कुसुम के घर आया करता था। एक दिन बसंत ने सुना कि कुसुम का विवाह मई के महीने में होने वाला है। बसंत समझ न सका कि यह सुनकर उसका चित्त अव्यवस्थित सा क्यों हो गया। उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि कुसुम के साथ उसका भी कोई ऐसा संबंध हो सकता है। अपनी और कुसुम की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर वह देखा करता था, और कभी इस प्रकार की असंभव कल्पना को लाने के लिए उसे अपने ऊपर विश्वास था। कुसुम उसके लिए आकाश कुसुम थी। उसे छूने तक की कल्पना बेचारा बसंत कैसे करता। अदरक के व्यापारी को जहाज की खबर से क्या मतलब, और यदि जहाज की खबर सुनकर उसे सुख दुख हो तो आश्चर्य की बात ही है। बसंत यही सोच रहा था। बसंत कुसुम से दूर दूर रहने की सोचने लगा, किंतु ज्यों ही शाम हुई वह अपने आप को रोक न सका। निकला तो वह टहलने, लेकिन टहलता हुआ कुसुम के घर जा पहुंचा। जब वह कुसुम के घर पहुंचा तो कुसुम वहां न थी। वह ड्राइंग रूम में बैठकर एक एल्बम के पन्ने उलटने लगा। उसकी दृष्टि एक चित्र पर जाकर एकाएक रुक गई। वह बड़ी देर तक उस चित्र को ध्यानपूर्वक देखता रहा। उसका सिर चित्र के ऊपर झुक गया और आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। बसंत जैसे सोते से जाग पड़ा हो। उसने झट से जेब से रुमाल निकालकर चित्र पर से आंसू की दो बूंदें पोंछ दी, और उसी समय उसकी नजर सामने लगे हुए बड़े आईने पर पड़ी। कुसुम उसके पीछे चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें सजल थी। बसंत कुछ घबरा सा गया। कुसुम पास की एक कुर्सी खींच कर बैठ गई। थोड़ी देर तक दोनों ही चुपचाप रहे। आखिर कुसुम ने ही कुछ देर बाद निस्तब्धता भंग करते हुए कहा, बसंत बाबू, अब तो बहुत देर हो चुकी है। बसंत ने कहा, जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ है। इसके बाद मिल्टन की एक पोयम की कुछ पंक्तियां जो कुसुम न समझ सकती थी, बसंत ने उसे समझाई। बसंत अपने घर गया और कुसुम अपने पिता के साथ हवाखोरी के लिए। गर्मी की छुट्टी में बसंत को एक लाल लिफाफे में कुसुम की शादी का निमंत्रण पत्र मिला, और कुछ दिन बाद उसने यह सुना कि कुसुम का विवाह एक धनी मानी जमींदार के यहाँ सकुशल हो गया। कुसुम का पढ़ना लिखना बंद हो गया, और साथ ही बंद हो गया बसंत का उसके यहाँ का आना जाना। बसंत को अब मालूम हुआ कि उसका हृदय उससे छिप छिप कर कुसुम को कितना चाहने लगा था। कुसुम को अपनाने की लालसा भी उसके हृदय में दबी हुई थी। अपने हृदय के इस विश्लेषण पर बसंत को आश्चर्य हुआ। ये इच्छाएं कब उसके हृदय में आई, ऐसा उसे स्पष्ट भाव से स्मरण नहीं आया। उसे अपने ऊपर और अपनी बुद्धि पर विश्वास था, किंतु हृदय बुद्धि और तर्क को धोखा देकर मनुष्य को किस प्रकार असंभव कल्पना की ओर प्रेरित कर सकता है, बसंत ने आज जाना। उसने सोचा, यदि मैं सचमुच कुसुम को प्यार करता था तो मैंने कुसुम से यह कहा क्यों नहीं। यदि उसे अपनाने की इच्छा मेरे हृदय में थी तो उसे मैंने कभी प्रकट क्यों नहीं किया। वह अपने प्रश्नों पर आप ही निरुत्तर हो जाता था। फिर उसने बार बार यही सोचा कि उसने सदा से ही कुसुम को प्यार किया है और हृदय से प्यार किया है। तब क्या कुसुम भी उसे प्यार करती थी? शायद हां या नहीं, बसंत कुछ निश्चय न कर सका, किंतु तर्क की शुष्क विवेचना में उस दिन की कुसुम की सजल आंखें डूबते हुए को तिनके के सहारे की तरह बसंत को मालूम हुई। बसंत एमए पास करने पर लाहौर कॉलेज में प्रोफेसर हो गया और साधारण स्थिति में अपने दिन काटने लगा। उसे प्रोफेसरी करते करते 4 साल हो गए, किंतु उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। उसके मामा ने उसके विवाह के लिए 2-4 बार कहा भी, किंतु बसंत ने टाल दिया। माता पिता तो थे ही नहीं जो उसे बार बार विवाह के लिए बाध्य करते। मित्रों ने भी यदि कभी बसंत से इसकी चर्चा की तो बसंत ने बात सदा हंसी में उड़ा दी। अपनी इस लापरवाही का कारण वह खुद न समझ सकता था। विवाह न करने की उसने कोई प्रतिज्ञा तो न कर रखी थी, किंतु न जाने क्यों उसका चित्त अव्यवस्थित था।
विवाह की ओर उसका झुकाव नहीं सा था। इन 4 वर्षों में बसंत एक बार भी इलाहाबाद नहीं गया। बार बार इच्छा होते हुए भी वह वहां न जा सका। उसके मामा की बदली लखनऊ हो गई थी। अब इलाहाबाद जाता भी तो किसके यहां? अपने क्लास के विद्यार्थियों को टाटा नगर के कारखाने दिखलाकर जब बसंत लौट रहा था, उसे इलाहाबाद स्टेशन से जाना पड़ा। यहां एक दिन रुकने के प्रलोभन को वह न रोक सका। सामान स्टेशन पर छोड़कर पहले वह अपने पुराने साथियों से मिलने गया। एक दो को छोड़कर उसे और कोई न मिला। फिर वह जॉर्ज टाउन की ओर गया और उसके पैर अपने आप कुसुम के घर के पास जाकर ठिठक गए। दरवाजे पर वही पुराना चौकीदार बैठा हुआ हाथ में तमाकू मल रहा था। बसंत को देखते ही वह उठकर खड़ा हो गया, बोला, बहुत दिन में आई भैया, और बिना बसंत के कहे ही अंदर खबर देने चला गया। बसंत जाकर उसी ड्राइंग रूम में बैठ गया जहां वह बहुत बार कुसुम के शिक्षक के रूप में बैठ चुका था। इन 4 वर्षों में कुसुम और बसंत के बीच किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ था और ना उन्हें एक दूसरे के विषय में कुछ मालूम था। बसंत सोच रहा था कि इतने दिनों के बाद कुसुम न जाने किस भाव से मिलती है, कैसा स्वागत करती है। उसका आना उसे अच्छा भी लगता है या नहीं, कौन जाने। इतने ही में बिना किनारी की एक सफेद खादी की साड़ी पहने कुसुम ड्राइंग रूम में आई। बसंत ने बड़े ही नम्र भाव से उठकर अभिवादन किया। क्यों, क्या कुसुम को इतनी जल्दी भूल गए जो अपरिचित की तरह शिष्टाचार करते हो? बसंत बाबू, कुसुम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। बसंत का ध्यान इस ओर न था। वह चकित दृष्टि से कुसुम के सादे पहनावे को देख रहा था। सौभाग्य के कोई चिन्ह न थे, न तो हाथ में चूड़ी और न माथे पर सिंदूर की बिंदी। विधाता, तो क्या कुसुम विधवा हो चुकी है? किंतु बसंत का हृदय इस बात को मानने के लिए तैयार ही न होता था। क्या सोच रहे हो बसंत बाबू? कुसुम ने फिर पूछा। बसंत जैसे चौंक पड़ा, बोला, कुछ तो नहीं, वैसे ही मैं देख रहा था कि। कुसुम ने बात काटकर कहा, आप मेरी तरफ देख रहे होंगे, किंतु इसके लिए क्या किया जाए? विधि के विधान को कौन टाल सकता है? बसंत को मालूम हुआ कि विवाह के 2 ही वर्ष बाद कुसुम विधवा हो गई। उसके पिता भी उसे अटूट संपत्ति की अधिकारिणी बनाकर 6 महीने हुए परलोकवासी हुए। बसंत ने देखा कि विपत्तियों ने कुसुम को ज्ञान में उससे भी अधिक प्रौढ़ बना दिया है। कुसुम उम्र में बसंत से कुछ साल छोटी थी, किंतु बसंत अभी संसार सागर के इसी तट पर था और कुसुम लहरों के चपेट में आकर उस पार बसंत से बहुत दूर पहुंच गई थी। बसंत के जीवन में आशा थी और कुसुम का जीवन निराशापूर्ण था। निराशा की अंतिम सीमा शांति है। कुसुम उसी शांति का अनुभव कर रही थी। उस दिन बसंत फिर लौटकर वापस न जा सका। कुसुम के अनुरोध से वह 2 दिन तक कुसुम का मेहमान रहा। दोनों ने परस्पर एक दूसरे के विषय में इतने दिनों का हालचाल जाना। पत्र न लिखने की शिकायत न तो कुसुम को थी न बसंत को। चलते समय कुसुम ने बसंत से आग्रह किया कि यदि किसी काम से उन्हें इस ओर आना हो तो इलाहाबाद में जरूर ठहरें। कुसुम बसंत का हृदय उसकी आंखों में देख रही थी। उसे विश्वास था कि बसंत जरूर आवेगा। बसंत का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता ही गया। कोई खास बीमारी तो न थी। केवल 8-10 दिन तक मलेरिया ज्वर से पीड़ित रहने के बाद वह कमजोर होता गया। छुट्टी में जलवायु परिवर्तन के लिए बसंत मसूरी गया। प्रकृति के सुंदर दृश्य, यात्रियों की चहल पहल, बिजली की रोशनी, किसी भी बात से बसंत के चित्त को शांति न मिल सकी। वह सदा गंभीर और उदास रहा करता। कुसुम को वह जी से प्यार करता था। बसंत का स्वभाव और चरित्र अत्यंत उज्जवल और ऊंचा था। फिर भी जब वह सोचता कि कुसुम के विवाह के समय, उसके सुख के समय उसकी आंखों में आंसू आए थे और कुसुम के विधवा होने पर उसके हृदय में आशा का संचार हुआ है, तब वह अपने विचारों पर स्वयं लज्जित होता और अपने को नीच समझकर धिक्कारता। बसंत बहुत दिनों तक मसूरी में न रह सका। देहरादून एक्सप्रेस से वह एक दिन इलाहाबाद जा पहुंचा। कुसुम के सद्व्यवहार से कुछ शांति मिली।
कई दिनों से बसंत कुसुम को कुछ कहना चाहता था, किंतु कहते समय उसे ऐसा मालूम होता जैसे कोई आकर उसकी जबान पकड़ लेता हो। वह कुछ न कह सकता था। एक दिन बगीचे में कुसुम बसंत के साथ टहल रही थी। दोनों ही चुपचाप थे। बसंत ने निस्तब्धता भंग की। उसने पूछा, कुसुम, तुम अपना सारा जीवन इसी प्रकार तपस्विनी की तरह बिता दोगी? क्या करूं, ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है। कुसुम ने शांति से उत्तर दिया। किंतु इस तपश्चर्या को सुख में परिवर्तित करने का क्या कोई मार्ग नहीं है? क्या मार्ग हो सकता है बसंत? तुम ही कहो ना, मेरी समझ में तो नहीं आता। बसंत ने धड़कते हुए हृदय से कहा, पुनर्विवाह, जैसा कि तुम्हारी सखी मालती ने भी किया है। कुसुम को एक धक्का सा लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन बसंत बाबू, मुझसे तो यह कभी ना हो सकेगा। बसंत चुप हो गया। वह रह रहकर अपनी गलती पर पछता रहा था। बसंत ने साहस करके इस नाजुक विषय को छेड़ तो जरूर दिया था, किंतु वह डर रहा था कि कहीं कुसुम की नजर से वह नीचे न गिर जाए। दोनों चुप थे। दोनों के दिमाग में एक प्रकार का तूफान सा उठ रहा था। टहलते टहलते कुसुम जैसे थक कर एक संगमरमर की बेंच पर बैठ गई। उसने बसंत से भी बैठ जाने का इशारा किया। उसने कहा, बसंत, मैं तुम्हें कितना चाहती हूं, शायद तुम इसे अभी तक अच्छी तरह नहीं जान पाए हो। बसंत के हृदय में फिर आशा चमक उठी। वह ध्यानपूर्वक उत्सुकता के साथ कुसुम की बात सुनने लगा। कुसुम ने कहा, तुम भी मुझे पहले से चाहते थे। ये बात मुझसे छिपी न रह सकी। उस दिन ड्राइंग रूम में अपने आप ही प्रकट हो गई, लेकिन यह प्रकट हुई बहुत देर के बाद, जब उसके लिए कोई उपाय शेष न था। उसके बाद बसंत, इन लंबे 4 वर्षों की अवधि में भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकी हो, जैसा कि तुम देख रहे हो। बसंत का हृदय जोर से धड़क रहा था। कुसुम ने फिर कहा, इतना सब होते हुए भी बसंत, मैंने निश्चय किया है कि मैं कभी पुनः विवाह न करूंगी। अपने माता पिता और अपने स्वामी की स्मृति में कलंक न लगाऊंगी। तुम्हारी ओर मेरा शुद्ध प्रेम है, उसमें वासना और स्वार्थ की गंध नहीं है। बसंत हताश हो गया। कुसुम ने फिर कहा, कहानियों की तरह क्या प्रेम का अंत विवाह में ही होना चाहिए? बसंत कोई उत्तर न दे सका। उसने देखा, कुसुम प्रेम की दौड़ में भी उससे बहुत आगे निकल गई है। बसंत अपने को स्वार्थी और ओछे हृदय का समझने लगा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कुसुम बहुत ऊंचे से किसी दूसरे लोक से बोल रही है, जिसे बसंत कुछ समझ सकता है और कुछ नहीं। इसके बाद बसंत और कुसुम के बीच में इस विषय में फिर कभी कोई बात न हुई। किंतु बसंत अब भी समझता है कि कुसुम का तर्क सत्य नहीं है। किसी सुकवि की कल्पना की तरह यह सुंदर जरूर है, पर उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु इस प्रकार के विचार आने पर वह स्वयं अपनी आंखों से नीचे गिरने लगता है। उसके कानों में बार बार कुसुम के यह शब्द गूंजने लगते हैं, क्या प्रेम का अंत कहानियों की तरह विवाह में ही होना आवश्यक है? राजमहल के सामने भीड़ लगी हुई थी। एक नवयुवक सन्यासी बीन पर प्रेम राग अलाप रहा था। उसका मधुर स्वर गूंज रहा था। उसके मुख पर दया और सहृदयता के भाव प्रकट हो रहे थे। स्वर के उतार चढ़ाव और बीन की झंकार दोनों ने मिलकर बहुत ही आनंदप्रद स्थिति उत्पन्न कर रखी थी। दर्शक झूम झूम कर आनंद प्राप्त कर रहे थे। गाना समाप्त हुआ। दर्शक चौंक उठे। रुपये पैसे की वर्षा होने लगी। एक एक करके भीड़ छटने लगी। नवयुवक सन्यासी ने सामने पड़े हुए रुपये पैसों को बड़े ध्यान से देखा और आप ही आप मुस्कुरा दिया। उसने बिखरी हुई दौलत को एकत्रित किया और फिर उसे ठोकर मारकर बिखरा दिया। इसके पश्चात बीन उठाकर एक ओर चल दिया। राजकुमारी माया ने भी उस नवयुवक सन्यासी का गाना सुना था। दर्शक प्रतिदिन वहां आते और सन्यासी को न पाकर निराश हो वापस चले जाते थे। राजकुमारी माया भी प्रतिदिन राजमहल के सामने देखती और घंटों देखती रहती। जब रात्रि का अंधकार सर्वत्र अपना आधिपत्य जमा लेता तो राजकुमारी खिड़की में से उठती। उठने से पहले वह सर्वदा एक निराशाजनक करुणामय आह खींचा करती थी।
इसी प्रकार दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। वर्ष समाप्त हो गया, परंतु युवक सन्यासी फिर दिखाई न दिया। जो व्यक्ति उसकी खोज में आया करते थे, धीरे धीरे उन्होंने वहां आना छोड़ दिया। वे उस घटना को भूल गए, किंतु राजकुमारी माया उस युवक सन्यासी को हृदय से न भुला सकी। उसकी आंखों में हर समय उसका चित्र फिरता। होते होते उसने भी गाने का अभ्यास किया। वह प्रतिदिन अपने उद्यान में जाती और गाने का अभ्यास करती। जिस समय रात्रि की नीरवता में सोहनी की लय गूंजती, तो सुनने वाले ज्ञान शून्य हो जाते। राजकवि अनंग शेखर युवक था। उसकी कविता प्रभावशाली और जोरदार होती थी। जिस समय वह दरबार में अपनी कविता गायन के साथ पढ़कर सुनाता, तो सुनने वालों पर मादकता की लहर दौड़ जाती। शून्यता का राज्य हर ओर होता। राजकुमारी माया को कविता से प्रेम था। संभवतः वह भी अनंग शेखर की कविता सुनने के लिए विशेषतः दरबार में आ जाती थी। राजकुमारी की उपस्थिति में अनंग शेखर की जुबान लड़खड़ा जाती। वह ज्ञान शून्य सा खोया खोया हो जाता, किंतु इसके साथ ही उसकी भावनाएं जागृत हो जाती। वह झूम झूम कर और उदाहरणों को सम्मुख रखता। सुनने वाले अनुरक्त हो जाते। राजकुमारी के हृदय में भी प्रेम की नदी तरंगे लेने लगती। उसको अनंग शेखर से कुछ प्रेम अनुभव होता, किंतु तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती और युवक सन्यासी का चित्र उसके सामने फिरने लगता। ऐसे मौके पर उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते। अनंग शेखर आंसू भरे नेत्रों पर दृष्टि डालता, तो स्वयं भी आंसुओं के प्रवाह में बहने लगता। उस समय वह शस्त्र डाल देता और अपनी जुबान से आप ही कहता, मैं अपनी पराजय मान चुका। कवि अपनी धुन में मस्त था। चहुओर प्रसन्नता और आनंद दृष्टिगोचर होता था। वह अपने विचारों में इतना मग्न था, जैसे प्रकृति के आंचल में रंगरेलियां मना रहा हो। सहसा वह चौंक पड़ा। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चहुओर दृष्टि डाली और फिर एक सांस ली। सामने एक कागज पड़ा था। उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। रात्रि का अंधकार फैलता जा रहा था। वह वापस हुआ। राजमहल समीप था और उससे मिला हुआ उद्यान था। अनंग शेखर बेकाबू हो गया। राजकुमारी की खोज उसको बरबस उद्यान के अंदर ले गई। चंद्रमा की किरणें जल स्रोत की लहरों से अटखेलियां कर रही थी। प्रत्येक दिशा में जूही और मालती की गंध प्रसारित थी। कवि आनंदप्रद दृश्य को देखने में तल्लीन हो गया। भय और शंका ने उसे आ दबाया। वह आगे कदम न उठा सका। समीप ही एक घना वृक्ष था। उसकी छाया में खड़े होकर वह उद्यान के बाहर का आनंद प्राप्त करने लगा। इसी बीच में वायु का एक मधुर झोंका आया। उसने अपने शरीर में एक कंपन अनुभव किया। इसके बाद उद्यान से एक मधुर स्वर गूंजा। कोई गा रहा था। वह अपने आपे में न था, कुछ खो सा गया। मालूम नहीं इस स्थिति में वह कितनी देर खड़ा रहा। जिस समय वह होश में आया, तो देखा कोई पास खड़ा है। वह चौंक उठा। उसके सामने राजकुमारी माया खड़ी थी। अनंग शेखर का सिर नीचा हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए होठों से पूछा, अनंग शेखर, तुम यहां क्यों आए? कवि ने सिर उठाया। फिर कुछ लजाते हुए राजकुमारी की ओर देखा। फिर से मुख से कुछ न कहा। राजकुमारी ने फिर पूछा, तुम यहां क्यों आए? इस बार कवि ने साहस से काम लिया। हाथ में जो पत्र था वह राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने कविता पढ़ी। उस कविता को अपने पास रखना चाहा, किंतु वह छूटकर हाथ से गिर गई। राजकुमारी तीर की भांति वहां से चली गई। अब कवि से सहन न हो सका। वह ज्ञान शून्य होकर चिल्ला उठा, माया, माया। परंतु अब माया कहां थी? राज दरबार में एक युवक आया। दरबारी चिल्ला उठे, अरे ये तो वही सन्यासी है जो उस दिन राजमहल के सामने गा रहा था। राजा ने मालूम किया, ये युवक कौन है? युवक ने उत्तर दिया, महाशय, मैं कवि हूं। राजकुमारी उस युवक को देखकर चौंक उठी। राजकवि ने भी उस युवक पर दृष्टि डाली। मुख फक हो गया। पास ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा, वाह, यह तो एक भिक्षुक है। राजकवि बोल उठा, नहीं, उसका अपमान न करो, वह कवि है। चीहू और सन्नाटा छा गया। महाराज ने उस युवक से कहा, कोई अपनी कविता सुनाओ। युवक आगे बढ़ा। उसने राजकुमारी को और राजकुमारी ने उसको देखा।
स्वाभिमान अनुभव करते हुए उसने कदम आगे बढ़ाए। राजकवि ने भी यह स्थिति देखी तो उसके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। युवक ने अपनी कविता सुनानी आरंभ की। प्रत्येक चरण पर वाह वाह की ध्वनियां गूंजने लगी। किसी ने ऐसी कविता आज तक न सुनी थी। युवक का मुख स्वाभिमान और प्रसन्नता से दमक उठा। वह मस्त हाथी की भांति झूमता हुआ आया और अपने स्थान पर बैठ गया। उसने एक बार फिर राजकुमारी की ओर देखा और इसके पश्चात राजकवि की ओर। महाराज ने राजकवि से कहा, तुम भी अपनी कविता सुनाओ। अनंग शेखर चेतना शून्य सा बैठा था। उसके मुख पर निराशा और असफलता की झलक प्रकट हो रही थी। महाराज फिर बोले, अनंग शेखर, किस चिंता में निमग्न हो? क्या इस युवक कवि का उत्तर तुमसे नहीं बन पड़ेगा? यह अपमान कवि के लिए असहनीय था। उसकी आंखें रक्तिम हो गईं। वह अपने स्थान से उठा और आगे बढ़ा। उस समय उसके कदम डगमगा रहे थे। आगे पहुंचकर वह रुका। हृदय खोलकर उसने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चहुंओर शून्यता और ज्ञान शून्यता छा गई। श्रोता मूर्ति से बनकर रह गए। राजकवि मौन हो गया। एक बार उसने चहुंओर दृष्टिपात किया। उस समय राजकुमारी का मुख पीला था। उस युवक का घमंड टूट चुका था। धीरे धीरे सब दरबारी नींद से चौंके। चहुंओर से धन्य है की ध्वनि गूंजी। महाराज ने राज सिंहासन से उठकर कवि को अपने हृदय से लगा लिया। कवि की यह अंतिम विजय थी। महाराज ने निवेदन किया, अनंग, मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे दूंगा। राजकवि कुछ देर तक सोचता रहा। इसके बाद उसने कहा, महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल राजकुमारी का इच्छुक हूं। यह सुनते ही राजकुमारी को गर्श आ गया। कवि ने फिर कहा, महाराज, आपके कथनानुसार राजकुमारी मेरी हो चुकी। अब जो चाहूं कर सकता हूं। यह कहकर उसने युवक कवि को अपने समीप बुलाया और कहा, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य यह था कि राजकुमारी का प्रेम प्राप्त करो। तुम नहीं जानते कि राजकुमारी की प्रसन्नता और सुख के लिए मैं अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हूं। हां युवक, तुम इनमें से किसी बात से परिचित नहीं हो, किंतु थोड़ी देर के पश्चात तुमको ज्ञात हो जाएगा कि मैं ठीक कहता था या नहीं। कवि की जुबान रुक गई। उसका स्वर भारी हो गया। सिलसिला जारी रखते हुए उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या देखा? नहीं, और इसका न जानना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सोचता था जीवन सुख से व्यतीत होगा, परंतु यह आशा भ्रमित सिद्ध हुई। जिससे मुझे प्रेम है वह अपना हृदय किसी और को भेंट कर चुकी है। जानते हो, अब राजकुमारी को मैं पाकर भी प्रसन्न न हो सकूंगा, क्योंकि राजकुमारी प्रसन्न न हो सकेगी। आओ युवक, आगे आओ। तुम्हें मुझसे घृणा हो तो बेशक हुआ करे। आओ, आज मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति तुम्हें सौंपता हूं। राजकवि मौन हो गया, किंतु उसका मौन क्षणिक था। सहसा उसने महाराज से कहा, महाराज, एक विनती है, और वह यह कि मेरे स्थान पर इस युवक को राजकवि बनाया जाए। राजकवि के कदम लड़खड़ाने लगे। देखते देखते वह पृथ्वी पर आ रहा। अंतिम बार पत्थराई हुई दृष्टि से उसने राजकुमारी की ओर देखा। यह दृष्टि अर्थमयी थी। वह राजकुमारी से कह रहा था, मेरी प्रसन्नता यही है कि तुम प्रसन्न रहो। विदा। इसके पश्चात कवि ने अपनी आंख बंद कर ली और ऐसी बंद की कि फिर न खुली। एक था तोता। वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था, पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है
कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। सुनार बुलाया गया। वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता, शिक्षा की तो इति हो गई। कोई कहता, शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नर्स लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नाम निशान भी बाकी न रहा। दामी पिंजरे की देखरेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ू पोंछ और पालिश की धूम भी मची ही रहती थी। जो ही देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देखरेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कोठों वाला खानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो अनेक है, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, ये कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकलनवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे मौड़े में हिस्सा नहीं मिलता, इसीलिए वे ऐसी ओछी बात करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखे कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसी बकतूत तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाहबों, मुंह हलगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही ज्योड़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, तासे, खुर्दक, नगाड़े, तुरहिया, भीरिया, दमामे, कांसे, बांसुरिया, झाल, करताल, मृदंग, जगजम आदि आदि आप ही अब बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियां फड़का फड़का कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकलवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रही है ना। महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। जोड़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज, आपने तोते को देखा भी है। राजा चौंके, बोले, अरे हां, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था,
चीरने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेठू सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेट देना। तोता दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लोहार हाजिर हुआ, आग, भाती और हथौड़ा लेकर। वह धम्मा धम्मा लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हाड़ी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी है। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वह कांड रचाया, जिसे शिक्षा कहते हैं। लोहार की लोहसार बेहद फैल गई और लोहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अता किया। तोता मर गया। कब मरा, इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब, ये कैसी बात सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता फुदकता है। भांजा बोला, अजी राम कहिए, अब भी उड़ता है। ना, कतई नहीं। अब भी गाता है। नहीं तो दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है। ना, राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हो की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव वसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुकुलित वन के आकाश को आकुल कर दिया। हमारे पंडित शिवनाथ छात्रवृत्ति कक्षा से 2-3 क्लास नीचे के अध्यापक थे। उनके दाढ़ी मूछ नहीं थी, बाल छोटे हुए थे और छोटी छोटी सी थी। उन्हें देखते ही बच्चों की अंतरात्मा सूख जाती थी। प्राणियों में देखा जाता है कि जिनके दंश होता है उनके दांत नहीं होते। हमारे पंडित महाशय के दोनों एक साथ थे। एक तरफ से छांटे, थप्पड़ मुख के ऐसे बरसाते जैसे छोटे पौधों पर ओले बरसते हैं। दूसरी तरफ से तीखे वाक्यों की आग से प्राण बाहर आने को हो जाते। इनका आक्षेप था कि अब पुराने जमाने की तरह गुरु शिष्य संबंध नहीं रहा। अब